ओके, देखो लास्ट पॉइंट क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल हेडिंग क्या है? ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, राइट? हाँ, उसमें फर्स्ट नहीं, हेडिंग तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, देन उसमें नेजल कैविटी, राइट? सो व्हाट इज दिस? ये ओपनिंग का नाम क्या है? नॉस्ट्रिल्स, और अदर नेम एक्सटर्नल लेयर्स। लिखा है ना? क्या नहीं लिखा? ये माउथ, ये जहाँ ओपन होता है ये फेरिंग्स, और ये जो ओपनिंग है दिस इज कॉल्ड एज इंटरनल लेयर। So this opening is internal layer, this is external, and this complete cavity is called as nasal cavity. तो अपने नोज के अंदर जो कैविटी है नेजल कैविटी, लेकिन इसके दो पार्ट हुए बिकॉज ऑफ सेंट्रल पार्टीशन। व्हाट इज द नेम ऑफ दैट पार्टीशन? शायद लिख दिया, मेसेंथमॉइड। तो अपने नाक के अंदर जो पर्दा है वो क्या है? मेसेंथमॉइड। इट इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज। ओके, बिकॉज ऑफ दैट नेजल कैविटी इज डिवाइडेड टू टू चेंबर्स, राइट और लेफ्ट नेजल चेंबर। ओके, नहीं समझा कुछ? वन सेकेंड। नोज के अंदर कंप्लीट कैविटी हो नेजल कैविटी, लेकिन उसके पार्टीशन हुए ना, नोज के अंदर जो पर्दा है बिकॉज ऑफ दैट दो पार्टीशन हो गए, तो उनका नाम है नेजल चेंबर। तो अपने एक साइड की नेजल कैविटी नेजल चेंबर, दूसरी साइड की दूसरा नेजल चेंबर। ओके, अब इसके भी तीन पार्ट है, देखो कौन से? ये जो लोअर मोस्ट पार्ट है उसका नाम बताओ क्या है? वेस्टिब्यूल। और क्या लिखा है उसमें? इट इज इंटर लाइन बाय, देखिए बताओ, हेयर। तो फंक्शन क्या है? यस, ट्रैप्स डस्ट पार्टिकल्स पैथोजेंस वगैरह। ये जो मिडल पार्ट है उसका नाम, और उसमें क्या प्रेजेंट है? हाईली वेस्कुलर, मतलब नहीं, वेस्कुलर मतलब मेनी ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट। फॉर व्हाट इज द पर्पस? इट मेक्स एयर वार्म एंड मॉइस्ट। एंड दिस अपर मोस्ट पार्ट इज कॉल्ड ऑल्फैक्टरी और सेंसरी पार्ट। व्हाट इज द फंक्शन? सेंस ऑफ स्मेल। इतना समझा? चलो नेक्स्ट, सेकेंड पार्ट लिखो अभी, फेरिंग्स। तो ये देखो यहाँ से यहाँ तक ये कंप्लीट है, जो तीन कलर में दिखा है दैट इज कॉल्ड एज फेरिंग्स। एंड फेरिंग्स इज डिवाइड टू थ्री पार्ट्स। डायग्राम देख के बताइए। ये अपर पार्ट नेजोफेरिंग्स, मिडल, और इसको हाइपोया, और एक नाम है इसका, उसको बोलते हैं लैरिंगोफेरिंग्स। लिखो, लैरिंगोफेरिंग्स बोलते हैं, लिख दो फिर। फेरिंग्स इट इज डिवाइड टू थ्री पार्ट्स। हाँ, फेरिंग्स डिवाइड टू थ्री पार्ट्स। कौन सा है बताओ? व्हाट इज दिस? फर्स्ट नेजोफेरिंग्स। एक एक लिखो, चलेगा, कोई बात नहीं। फेरिंग्स डिवाइड टू थ्री पार्ट्स। फर्स्ट राइट नेजोफेरिंग्स, एक ही लिखो, चलेगा। बताओ, जहां माउथ ओपन होता है दिस इज कॉल्ड एज, ये देखो, ये अपना माउथ जहां ओपन हो रहा है ये पार्ट कौन सा हो गया? तो इसके ऊपर वाला पार्ट क्या है? सो इट कैरीज ओनली एयर, यहां से खाली एयर पास होती है। लिखो, नेज़ोफेरिंग्स में इट कैरीज ओनली एयर। ये डायग्राम समझा सबको? ये जो मिडिल पार्ट है कौन सा है? ओरोफेरिंग्स। लिखो, सेकंड लिखो ओरोफेरिंग्स। तो व्हाई इट इज कॉल्ड ओरोफेरिंग्स? माउथ ओपन्स इन ओरोफेरिंग्स। ये माउथ कहां पर होता है? इधर। तो इसका काम क्या है? इट कैरीज फूड एंड एयर। ऊपर से एयर भी आ रहे हैं और फूड भी आ रहे हैं। इट कैरीज फूड एंड एयर। हाँ, हाँ, जा रहे उसी तरफ जा रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट यही है। हाँ,
So what is the function of oropharynx? They carry air. Yes. And right, third part, laryngopharynx. Third part is laryngopharynx. Laryngopharynx. And डायग्राम देख के बताइए why it is called laryngopharynx. हाँ, it is closely related with. Actually, this laryngopharynx divides into two parts. तो उसे बताओ. हाँ, ये है larynx और दूसरा esophagus. लिखो. Laryngopharynx में it divides into two parts. It divides into two parts. That is larynx and esophagus. इसके दो पार्ट होते हैं, larynx और esophagus. ये डायग्राम सबको समझा ना? अच्छा. हाँ हाँ, दोनों लिखते हैं, ये भी ये लिखते हैं, कई बार ऐसे भी लिखते हैं. दोनों करेक्ट है. कई बुक्स में आपको ये मिलेगा, कई बुक्स में ये मिलेगा. आपकी बुक में कौन सा था? हाँ, ओई लिखते हैं. कई बुक्स में ई से भी स्टार्ट करते हैं, है कई बुक्स में. ठीक है, वो इस्ट्रोजन जैसा है. इस्ट्रोजन मालूम है ना, कई जगह ओई से स्टार्ट होता है, कई जगह ई से स्टार्ट होता है. क्या भी है, मेडिकल बुक्स में भी अलग अलग लिखा है. चलो यार, क्या चलता है. ओके, तो हाँ, वंस अगेन दिस laryngopharynx divides टू पार्ट्स. कौन से? larynx और esophagus. ओके, व्हाट इज दिस? यहाँ क्या प्रेजेंट है? ये क्या है? टॉन्सिल्स. इनको बोलते हैं पैलाटाइन टॉन्सिल्स. लिखो नेक्स्ट पैराग्राफ में. थ्री पार्ट्स हो गया. अभी नेक्स्ट लाइन, फेरिंक्स में पैलाटाइन टॉन्सिल्स आर प्रेजेंट. हाँ हाँ, पैलाटाइन टॉन्सिल्स पैलाटाइन टॉन्सिल्स आर प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ फेरिंग्स. तो बताओ इनका फंक्शन क्या रहेगा? टॉन्सिल्स आर नथिंग बट द लिम्फ नोड्स. तो फंक्शन क्या है? यस, पैथोजेंस. दे किल पैथोजेंस विच आर कमिंग थ्रू फूड एंड एयर. तो मतलब फूड और एयर से जो पैथोजेंस आते हैं उनको कौन किल करते हैं? टॉन्सिल्स किल करते हैं. यस, दैट्स व्हाई दे इन्फ्लेम. तो हमें टॉन्सिल स्वेल होना एक्चुअली यूजफुल है. क्यों बताओ? फर्स्ट प्रोटेक्शन है अगेंस्ट द पैथोजेंस. लेकिन कई लोगों में अगर रिपीटेड हो रहा है तो हम कई बार टॉन्सिल्स निकालने का सोचते हैं. रेयरली, नॉट ऑलवेज. मतलब टॉन्सिल ही डिफेक्टिव है तो हम निकालते हैं, अदरवाइज नॉट. हाँ, टॉन्सिलाइटिस मतलब रिपीटेड हो रहा है तो देन वी रिमूव द टॉन्सिल. समझा? ओके, दिस इज अबाउट किसके बारे में? टॉन्सिल्स एंड फेरिंग्स कंप्लीट. ओके, नेक्स्ट. इसके बाद एक पार्ट पढ़ते चलते हैं. हाँ, आपके पास तो टेक्स्ट बुक नहीं रहेगा ना? नहीं, ये वाला नहीं ना. ये पढ़ा नहीं ना आपने? ठीक. हाँ, आपको 12th में तो जरूरी है ना? अभी ले लो, चलेगा. बहुत सारे चैप्टर्स उसमें ही है. फॉर एग्जांपल अभी सर्कुलेशन हो गया. अभी कौन है? ये चल रहा है. देन नहीं, एनिमल किंगडम नहीं है. दूसरा ये नर्वस, न्यूरल कोऑर्डिनेशन 12th में. हार्मोनल कोऑर्डिनेशन 12th में. प्लांट ग्रोथ, फिर बॉटनी का चैप्टर वो 12th में. तो आपको ये चैप्टर सभी 12th में मिलेंगे. तो लेना जरूरी है, मुझे लगता है कि आपको आइडिया आएगा. चलो ओके, नेक्स्ट पढ़ो. थोड़ा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम देखो. इनिशियल पार्ट थोड़ी लिखे. फर्स्ट तो ये इंस्पिरेशन. ओके, देन ये देखो, व्हाट इज अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम? एक्सटर्नल लेयर्स. In short, say which are the parts of upper respiratory system? External layers, nasal cavity, internal layers and pharynx. बाकी सब छोड़ दो. pharynx डायरेक्ट. और लोअर में larynx के आगे. ये किधर तो मेंशन करना है तो करो. अपर रेस्पिरेटरी लिखो. बता, लिखा है ना? लिखा है अपर रेस्पिरेटरी. हाँ, चलो करो. और नेक्स्ट देखते हैं. ये हुआ है ना, ये नोज वाला हुआ है क्या? ठीक है, ठीक है. फेरिंग्स पढ़ते हैं. हाँ, ये देखो, which are the parts of pharynx? 3 parts. First is
इट इज अपर मोस्ट पार्ट. देन ओरोफेरिंग्स हो गया अभी. उसके बाद लैरिंगोफेरिंग्स. हाँ, नेजोफेरिंग्स और ओरोफेरिंग्स के बीच में लिखा है पैलेट बोन. क्या मतलब रहेगा? व्हाट इज पैलेट बोन? ट्राई टू टच योर टंग ऑन अपर पार्ट ऑफ द माउथ. जो हार्ड फील होता है वही क्या है? पैलेट. द फेरिंग्स देखो, लिम्फोइड ऑर्गन्स कॉल्ड टॉन्सिल्स. इनको जनरली हम बोलते हैं पैलेट एंड टॉन्सिल्स. चलो नेक्स्ट लिखो लैरिंग्स. और लैरिंग्स में एक डायग्राम है, दिस वन. सिंपल डायग्राम, इजी डायग्राम है. हाँ चलो नेक्स्ट राइट लैरिंग्स. थर्ड पार्ट. फर्स्ट नेजल कैविटी, सेकेंड फेरिंग्स, अभी लैरिंग्स. अच्छा उनका उस हाँ वो सीईटी बैच का चल रहा है बराबर. सीईटी बैच वालों का चल रहा है. सीईटी वाले चलो क्या हो गया? हाँ देखो डायग्राम देख के बताओ क्या है. हाँ सबसे पहले बताओ तुम्हारे बॉडी में लैरिंग्स है किधर? लैरिंग्स का है दिस एलिवेशन. एलिवेशन ही क्या है? दिस इज कॉल्ड एज लैरिंग्स. ओके, दैट इज आल्सो कॉल्ड. और क्या नाम है इसका? साउंड बॉक्स और वॉइस बॉक्स. लिखो आगे. इट इज मेड अप ऑफ, लिखो लैरिंग्स में. इट इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज. अब लैरिंग्स किससे बनता है? इट इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज, मसल्स एंड मेम्ब्रेन्स. It is made up of cartilage, muscles and membranes. So could you wait? हाँ. इसके बाद ये क्या शुरू हो रहा है? What is this? ये कौन है? ट्रैकिया. ये इतना पार्ट है. This is called as larynx. को कहना लिबलिंग. हाँ see carefully. हाँ वॉइस एंड क्रियल. व्हिच आर द पार्ट्स ऑफ फेरिंग्स? बोलो. व्हिच आर द पार्ट्स ऑफ फेरिंग्स? अरे बोलो. नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स एंड लैरिंगोफेरिंग्स. ओके, दिस लैरिंगोफेरिंग्स डिवाइड्स इनटू टू पार्ट्स. कौन से बताओ? लैरिंग्स है. तो यही पार्ट कौन सा है? व्हाट इज दिस? लैरिंग्स है. तो ये जो ओपनिंग है इधर, दिस ओपनिंग इज कॉल्ड, किसके बीच में ओपनिंग? लैरिंग्स और फेरिंग्स. इट इज कॉल्ड एज ग्लोटिस. नहीं, इस ओपनिंग का नाम क्या होता है? ग्लोटिस. लिखो नेक्स्ट लाइन में लिखो. ओपनिंग इन बिटवीन लैरिंग्स एंड फेरिंग्स opening in between larynx and pharynx is called glottis. ग्लोटिस हमने लिखा. और इस ग्लोटिस के ऊपर ये जो फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है इसका नाम क्या होता है? एपिग्लोटिस. लिखो ग्लोटिस रहना. ग्लोटिस इज कवर्ड बाय glottis is covered by flap like structure called epiglottis. Once again, what is the name of the opening? Glottis. किसके बीच में? लैरिंग्स और फेरिंग्स के बीच में. और इसके ऊपर ये जो फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है उसका नाम एपिग्लोटिस. इसका इंपॉर्टेंस क्या है शायद आपको मालूम है. व्हेन वी टेक द फूड, यस, जब हम फूड लेते हैं तो फूड कैसे आएगा बताओ? माउथ से पहले किधर आएगा?
ओरोफेरिंक्स, उसके बाद और उसके बाद ये फूड, बराबर ना। तब क्या होता है, ये जो एपिग्लॉटिस है इसको ऐसे कवर करता है पूरा, ऐसे बेंड हो जाता है ऐसे डाउन। फिर क्या होगा बताओ, फूड विल नॉट एंटर इनटू लैरिंग्स, और उसके बाद ट्रैकिया नहीं जाता है, बिकॉज ये किसको बंद कर रहा है, ग्लॉटिस को बंद करता है, ओपनिंग बंद करता है, ताकि फूड कहाँ जाए, इसोफेगस में। लिखो तो एपिग्लॉटिस का फंक्शन लिखो, इट प्रिवेंट्स एंट्री ऑफ फूड it prevents entry of food into larynx. एंट्री बंद करते हैं इसको, एंट्री ऑफ फूड इनटू लैरिंग्स। और जब हम एयर लेते तो क्या होता होगा बताओ, एयर ट्रेवल्स लाइक दिस सेम डायरेक्ट, ये क्या है, एक्सटर्नल लेयर, फिर नेजल कैविटी, इंटरनल लेयर लाइक दिस, और एयर फिर यहाँ, क्यों बंद नहीं होता है। तो व्हेन वी टेक एयर तो ये ऐसे ही रहता है, ताकि एयर कहाँ जाए, इनसाइड द लैरिंग्स एंड देन इन ट्रैकिया। कई बार जल्दबाजी में हम खाना खाते तो क्या होता है, सम फूड पार्टिकल्स में एंटर इनसाइड, तो क्या होगा, लैरिंग्स में आएंगे तो फिर सडनली चोकअप या कफिंग होते हैं और हम बाहर निकाल देते हैं, सिंपल। तो क्या प्रिवेंट हो रहा है, एंट्री ऑफ फूड पार्टिकल इज प्रिवेंटेड इनसाइड द लैरिंग्स। जैसे आते सीवियर रिएक्शन होती है और कफ बाहर निकल। बताओ अभी यूर क्वेश्चन, बताओ क्या होगा, अगर यहाँ कुछ अटक गया क्या होगा, यानी फूड बोलस व्हाटएवर जो भी म्यूकस वगैरह, देन यस देन चोकअप, मतलब हवा एयर जाएगी नहीं तो क्या होगा, डेथ हो सकती है। दैट्स व्हाई ऑलवेज कभी जो फिट्स बोलो मैं आपको, कन्वर्जेंस फिट्स आते हैं, या कई बार जब लोग अनकॉन्शियस होते हैं तो कभी भी उनको ऐसे फ्लैट सुलाना नहीं है, ऐसे एक साइड पे सुलाना है। क्यों बताओ, नहीं तो टंग क्या होगी, इसके ऊपर आएगी और बंद करेगी, तो हवा ही अंदर जाना बंद हो जाएगा। तो इसलिए एक साइड पे सुलाना, और अनकॉन्शियस पेशेंट को कुछ भी खिलाने का नहीं है, ऑलवेज रिमेंबर, नहीं तो क्या होगा, दैट विल एंटर इनसाइड द लैरिंग्स एंड विल डाई। समझा कुछ, ये जिंदगी भर याद रखो, फॉरगेट अबाउट द सिलेबस, ओके ओके। कभी भी अनकॉन्शियस पेशेंट को कुछ खाना नहीं देना है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड, अनकॉन्शियस पेशेंट को कभी ऐसे नहीं सुलाना है, एक साइड पे सुलाना है। ये दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट है बहुत, समझा सबको, खत्म, इतना है। और लिखो थोड़ा, राइट डाउन, लैरिंग्स कंटेन्स वोकल कॉर्ड्स। हाँ हाँ बोलो बोलो। माउथ ब्रीदिंग करते हैं तब एयर डायरेक्टली यहाँ ही आती है, इधर ही आती है, एयर है तो इधर ही आएगी। माउथ ब्रीदिंग से भी एयर कहाँ जाती है, लैरिंग्स में जाते हैं। एयर ऑलवेज एंटर इनसाइड द लैरिंग्स, अदरवाइज फूड एंड वाटर एंटर्स इनटू इसोफेगस, ऐसे उस टाइम में एपिग्लॉटिस बंद होता है। नेक्स्ट लिखो, लैरिंग्स कंटेन्स वोकल कॉर्ड्स, किस लिए, फॉर प्रोडक्शन ऑफ साउंड, मालूम है ना। लैरिंग्स कंटेन्स vocal cords for production of sound. Sure, next देख लो इधर अभी, एक पार्ट यहाँ भी देखते हैं तो आपको पता चलेगा। फायरिंग्स हो गया ना, हाँ, रीड अबाउट द लैरिंग्स, देखो क्या लिखा है, लैरिंग्स इज ऑल्सो कॉल्ड, नेक्स्ट उसके बाद यस, एक्सटेंड फ्रॉम, देखो कहां से कहां तक, ट्रैकिया, देन इट इज हॉलो ट्यूबुलर, मेड अप ऑफ कार्टिलेज, हेल्ड बाय, लिखा ना आपने फर्स्ट लाइन, देन ये तो मालूम है सबको, साउंड कहाँ बनता है, वोकल कॉर्ड्स लैरिंग्स में, लेकिन जो मॉड्यूलेशन है वो कहाँ होता है, बाकी सब जगह। नेक्स्ट, opens into through the slit like opening chord है, देखो glottis, same वही है। then this opening of tracheotomy is guarded by epiglottis, it prevents entry of food into trachea, खत्म।
चलो नेक्स्ट पार्ट, कुछ डाउट है ना? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है? ट्रैकिया। ट्रैकिया, ट्रैकिया का दूसरा नाम क्या है? विंड पाइप। लेंथ है 10 to 12 सेंटीमीटर। लेंथ 10 to 12 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ से चलो कर नेक्स्ट। दिस ट्यूब इज कॉल्ड एज ट्रैकिया एंड दिस ट्रैकिया इज मेड अप ऑफ, देखो किससे बना है, ये दिख रहा है, दीज आर कॉल्ड कार्टिलेज रिंग्स, और बैक साइड में होते हैं मसल। तो फॉर एग्जांपल ये ट्यूब है, तो इसके हाफ में क्या होता है? कार्टिलेज, एंड ऑन बैक साइड मसल। लिखो कैसे लिखेंगे इसमें? अरे नो, इट इज मेड अप ऑफ 16 to 20, it is made up of 16 to 20 cartilage rings और 16 to 20 कार्टिलेज रिंग। शेप कैसे होता है? सी शेप। ऑन फ्रंट साइड and muscles behind. सिंपल, सपोज ये ट्रैकी है, तो फ्रंट साइड में ये क्या है, यानी मेरे फिंगर से सब क्या है? कार्टिलेज। कितने होते हैं टोटल? 16 to 20, और बैक साइड में क्या प्रेजेंट है? मसल। तो मुझे बताओ ये पूरा कार्टिलेज क्यों नहीं है, या तो पूरा मसल क्यों नहीं है? पूरे कार्टिलेज का होता तो क्या होता, या पूरे मसल का होता तो? ऐसा आधा है ना, हाफ कार्टिलेज और हाफ मसल है। व्हाई? हाँ सोचो, आराम से, टेक टाइम। क्वेश्चन समझा? अभी है क्या? हाफ कार्टिलेज और हाफ मसल है। पूरा ही कार्टिलेज होता तो क्या होता, या पूरे मसल होते तो क्या होता? क्या नहीं होता तो? Elastic was it was elastic. मैं समझा नहीं, मतलब कौन सा? मसल नहीं होगा तो इलास्टिक नहीं होगा। क्यों? कार्टिलेज भी इलास्टिक है। कार्टिलेज है क्या? इलास्टिक है। कार्टिलेज इलास्टिक। सोचो तो, क्वेश्चन समझ नहीं का पूछा? पूरा कार्टिलेज क्यों नहीं है, पूरा मसल क्यों है, आधा आधा क्या सिस्टम क्यों है? The muscles are vascular. नहीं, कार्टिलेज क्यों वैस्कुलर? Cartilage protects it from mechanical damage. नहीं, ये तो है ही ना, मतलब पूरा है तो अच्छा ही था ना, तो और अच्छा था पूरा कार्टिलेज होता तो। सोचो, बहुत सिंपल आंसर है। मूवमेंट नहीं, मूवमेंट क्या, कार्टिलेज क्या, उल्टा पूरा कार्टिलेज तो और अच्छा मूव होता, वो कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ तो पूरा ना होने की ही हालत आती है। नहीं, मतलब होना है कि नहीं होना है, उस the cartilage gives it stability. नहीं. ऐसे सोचो सोचो। हाँ कंस्ट्रिक्टर मसल सेकंड वाला इसोफेगस है मसल पार्ट, हाँ, और जो ट्रीट किया वो बोनी पार्ट है। तो क्या होगा? बोनी नहीं, कार्टिलेज। मसल है ना, वो जो फूड खाएंगे। हाँ, अरे इमेजिन करो, सपोज ये पूरा कार्टिलेज होता तो इसके बैक साइड कौन है? इसोफेगस, और जब हम फूड स्वेलो करते इधर अटक जाता, तो मसल इसलिए क्या करता है, उसको प्रेस कर सकता है कभी स्वेलोइंग के टाइम। दैट्स व्हाई हाफ पार्ट में मसल्स है। कुछ समझा? वंस अगेन, ये पूरा कार्टिलेज होता तो क्या होता, जब हम फूड स्वेलो करेंगे तो फूड अटक जाता। व्हाई? बिकॉज ये अंदर दबता नहीं है, ये मसल है अंदर प्रेस कर सकता है, तो ऐसे फ्लैट हो सकता है अंदर का पार्ट कभी स्वेलोइंग के टाइम खाली। समझा? But why is it not entirely muscle? हाँ, अब एक हो गया पार्ट, कार्टिलेज क्यों नहीं है इसका। अब बताओ पूरे मसल होता तो क्या होता? हाँ नहीं, नहीं, स्पेस मतलब और थोड़ा, हाँ मतलब ज़्यादा स्पेस नहीं, और थोड़ा, हाँ, मसल्स कैन कोलैप्स। कोलैप्स मतलब मसल ऐसे फ्लैट हो सकते हैं ताकि एयर नहीं जाएगी, तो ऑलवेज खुला रखने के लिए क्या है? आधा कार्टिलेज है।
वंस अगेन पूरे मसल्स होते थे क्या होता, ऐसे फ्लैट हो जाता, तो एयर नहीं जाती. तो हाफ कार्टिलेज है तो क्या होगा, ऑलवेज ये ओपन रहता है ताकि एयर कंटिन्यूसली एंटर्स. दैट्स व्हाई पूरा कार्टिलेज नहीं या पूरा मसल्स नहीं, हाफ कार्टिलेज हाफ मसल, ऐसा सिस्टम बना हुआ है. अंडरस्टूड, याद रहेगा. चलो नेक्स्ट, आओ लिखो. लिखना है, हाँ लिखो, राइट ऑन. हाँ राइट, नेक्स्ट. मसल्स present behind the trachea help during swallowing of food. समझा ना, समझा सेंटेंस. और नेक्स्ट लाइन में लिखो, सी शेप कार्टिलेज ऑलवेज सी शेप कार्टिलेज ऑलवेज कीप द ट्रैकिया ओपन. मतलब कोलैप्स नहीं होगा, एंड विल नॉट कोलैप्स, ऐसे लिख सकते हैं. ओपन एंड विल नॉट कोलैप्स. समझो पॉइंट है. नेक्स्ट पॉइंट, ट्रैकिया इज इंटरनली लाइन बाय, कोई बता सकता है इंटरनली लाइन बाय? नहीं, एनीवन? क्या होता है? सिलिया, यस, एंड म्यूकस ग्लैंड्स. यस, सिलिया एंड म्यूकस. क्या फायदा रहेगा? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ म्यूकस? हाँ, नहीं, ट्रैकिया. हाँ, mucus traps dust particles and pathogens and then it is removed by upward movement of cilia. कफिंग एक्शन से वगैरह, यानी मतलब हम जो एयर लेते हैं उसमें क्या है, डस्ट पार्टिकल्स और पैथोजेंस है, उनको ट्रैप कौन करता है? म्यूकस. और फिर ये सिलिया क्या करते हैं? अपवर्ड मूव करते हैं, उसको निकाल देते हैं. दैट इज अ फंक्शन ऑफ. नहीं तो क्या होता, ये नहीं होते तो अपने लंग्स डस्टबिन बन जाते. आपने वो मूवी चालू होने से पहले थिएटर में देखा होगा, वो ऐसा निचोड़ते लंग्स वगैरह, देखा ना, ब्लैक वाटर निकलते हैं, देखा शुरू में? अच्छा, नहीं देखा. अच्छा, और यही होता है स्मोकर्स में. जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनमें सिलिया डैमेज होते हैं, बताओ क्या होगा? ऑल डस्ट पार्टिकल्स पैथोजेंस एंटर डायरेक्टली इनसाइड द लंग्स. और वही होता है जो बराबर फिल्म स्टार्ट होने से पहले यस काला हो जाता है. यस, पूरा ब्लैक दिखाते ना, आपने देखा ना? अच्छा, वही होता है. चलो ठीक है, वो मूवी चालू होने से पहले दिखाते. लिखो आगे, नेक्स्ट पॉइंट. ट्रैकिया इज इंटरनली लाइन बाय ciliated epithelium and mucus glands. Ciliated epithelium and mucus glands. Next, right? Mucus traps dust particles and pathogens. Mucus traps dust particles and pathogens, and then it is removed by upward movement of cilia. And then it is removed by upward movement of cilia. हाँ हाँ यस. क्या क्या क्या? हाँ 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 हाँ, नहीं उनमें भी है ना. दैट इज अगेन, उसमें भी वही है, क्या बोल सकते हैं, अगेन हार्मफुल सब्सटेंसेस है, डायरेक्टली वो लंग्स में चले जाते हैं. दैट कैन कॉज कैंसर.
यस ब्रोंकाइटिस हो सकता है, कैंसर हो सकता है, बहुत सारे But the effect of e-cigarette is less or more? मोर सेम सेम उसमें अलग केमिकल होता है खाली, निकोटीन और कुछ तो अलग होता है, क्या नाम क्या बोलते हैं उसका भी मुझे मालूम नहीं, केमिकल का नाम मालूम नहीं। निकोटीन तो टोबैको है, टोबैको इज निकोटीन टोबैको का नाम ही मालूम है ना, निकोटियाना टोबैकम वो प्लांट का ही नाम है, तो निकोटीन है। लेकिन ये जो क्या क्या बोलते हैं वेप वगैरह, उसमें भी क्या होता है केमिकल्स ही होते हैं, तो डायरेक्टली हार्मफुल ही है। कहाँ ब्रोंकस या ट्रैकिया ब्रोंकाई लंग्स एंड दैट रिजल्ट्स इनटू कैंसर, कैंसर होता है, ब्रोंकाइटिस होता है, बहुत कुछ। कम करो चलो नेक्स्ट ओके ओके हाँ देखो क्या लिखा है ट्रैकिया में 10 to 12 सेंटीमीटर, देन देखो 60-20 कार्टिलेज है, प्रिवेंट्स कोलैप्स है, इंटरनल ये देखो सिलिएटेड, ये सूडो स्ट्रेटिफाइड जरा बाद में देखेंगे हम, म्यूकस ग्लैंड्स। चलो नेक्स्ट पॉइंट, ये सूडो स्ट्रेटिफाइड थोड़ा हम टिश्यू चैप्टर शुरू होगा तब देखेंगे। ओके हो गया नेक्स्ट लाइन, उसके बाद क्या है ब्रोंकाई। नेक्स्ट पॉइंट ट्रैकिया हो गया, उसके बाद ब्रोंकाई, ठीक है ओके। ट्रैकिया डिवाइड्स इनटू, ये ट्रैकिया डिवाइड होता है, दिस इज कॉल्ड प्राइमरी ब्रोंकस, then primary bronchus divides into secondary bronchus, secondary bronchus divides into tertiary bronchus। ये आपने सीखा ना रूट्स में देखा ना, प्राइमरी रूट सेकेंडरी वैसे। tertiary bronchus again divides into चलते रहता है ऐसे, इनिशियल ब्रोंक्यूल, इनिशियल ब्रोंक्यूल अगेन डिवाइड्स इनटू टर्मिनल ब्रोंक्यूल। देखो वन सेकेंड, ये ट्रैकिया है, ट्रैकिया डिवाइड्स इनटू प्राइमरी ब्रोंकस, उसके बाद सेकेंडरी, टर्शियरी, इनिशियल ब्रोंक्यूल, टर्मिनल। Again this terminal bronchial divides into alveolar duct, और इस alveolar duct के ऊपर this is called as alveolar sac, और इस alveolar sac के अंदर ये जो बलून लाइक स्ट्रक्चर्स है वो सब क्या है alveolar, ऐसा। सो एयर ट्रेवल्स लाइक दिस, लिख दो ऐसे, स्केच करो चलेगा। दिस इज ब्रोंकाई, इसमें सब हो गया ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल सभी। ऐसे पूरा नेटवर्क होता है ऐसे। चलो रीड दिस, देखो क्या लिखा है, ट्रैकिया डिवाइड्स इनटू क्या राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई, उसके बाद हाँ देखो इनमें भी क्या है, दे आर ऑल्सो सपोर्टेड बाय, उनमें भी सेम क्या है सी शेप, सेम लाइक ट्रैकिया। उसके बाद प्राइमरी ब्रोंकाई डिवाइड टू फॉर्म सेकेंडरी, टर्शियरी, अगेन टर्मिनल ब्रोंक्यूल और फाइनली अल्वियोलर। चलो नेक्स्ट आप लिखो, उसके बाद लंग्स, ब्रोंका वगैरह, ब्रोंका कंप्लीट, उसके बाद लिखो लंग्स। हाँ वही सेम ही लिखना है, मतलब चलेगा ना क्या सेंटेंस में चाहिए सेम। नाउ लंग्स, लिखो लंग्स में दीज आर स्पंज लाइक, लंग्स हेडिंग लिखो लंग्स। लंग्स क्या होता है, दीज आर स्पंज लाइक, स्पंज लाइक इलास्टिक, स्पंज लाइक इलास्टिक
पिंक कलर्ड ऑर्गन्स, पिंक कलर के होते हैं, देखा नहीं लंग्स देखा इसलिए कभी? एक मटन शॉप में जाना पड़ेगा फिर। हाँ, लास्ट वाली बैच ने एक बार लंग्स लेके आए थे। हाँ लेना पड़ेगा, देखते देखते। ठीक है एक बार ट्राई करते हैं। हाँ, आप लोग पिंक कलर के ऑर्गन्स होते हैं। हाँ बताओ कौन सा लंग स्मॉल कौन सा लार्ज रहेगा? लेफ्ट इज स्मॉलर, यस लेफ्ट लंग इज स्मॉलर देन राइट लंग। लेफ्ट लंग इज स्मॉलर देन राइट लंग, नहीं लेफ्ट लंग इज स्मॉलर, वेट ऑल्सो लेस। हाँ राइट लंग का वेट ज़्यादा है, yes. क्यों यहाँ इधर हार्ट है ना, वो तो उल्टा डेक्स्ट्रोकार्डिया होगा तो फिर ये उल्टा होगा, मतलब राइट लंग विल बी स्मॉल। एक बार देखते हैं मिलता है लंग्स का, ट्राई करते हैं एक बार। ग्लव्स रखो आप लोग बैग में, एक पैर कभी भी सरप्राइज ट्राई करते हैं। ट्राई करते ओके चलो ठीक है नेक्स्ट। हाँ टेल एवरीवन लंग्स आर प्रोटेक्टेड बाय rib cage and additionally they are protected by two coverings. दोनों लंग्स के ऊपर है। This outer layer is called as parietal pleura या प्लूरल मेम्ब्रेन बोलते हैं। And it is called as visceral pleura या visceral pleural membrane. Same, just like लिखो lungs are covered by two layers or membranes. Lungs are covered by two membranes. First write outer parietal pleural membrane. प्लूरल मेम्ब्रेन को कंबाइन प्लूरा भी बोलते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों का मतलब एक ही है। आउटर पैराइटल प्लूरल मेम्ब्रेन या प्लूरल मेम्ब्रेन को प्लूरा भी बोलते हैं। दोनों लंग्स के ऊपर है, मैंने एक जगह लिखा है। एंड सेकंड क्या है? इनर विसरल प्लूरल मेम्ब्रेन। विसरल प्लूरल मेम्ब्रेन, और इनके बीच में जो कैविटी होती है क्या नाम रहेगा? प्लूरल कैविटी। सो कैविटी इन बिटवीन देम इज कॉल्ड प्लूरल कैविटी। ये चैप्टर आपको आईसीएसई में 9th में था कि 10th में था? 9th में था क्या? प्लूरल कैविटी किसके बीच में? इन बिटवीन पैराइटल एंड विसरल प्लूरा। प्लूरल कैविटी। जैसे हार्ट के अराउंड कौन सी थी? नहीं, कौन सी कैविटी का नाम? हार्ट के अराउंड पेरिकार्डियल, इधर प्लूरल। अगेन इट इज फिल्ड बाय द फ्लूइड कॉल्ड, सेम क्या रहेगा? प्लूरल फ्लूइड। प्लूरल फ्लूइड, it is filled by pleural cavity is filled by pleural fluid. Pleural fluid.
जैसे उधर हार्ट के अराउंड कौन सा फ्लूइड था? पेरिकार्डियल फ्लूइड। यहाँ क्या है? प्लूरल फ्लूइड। फंक्शन क्या रहेगा? सोचो अभी यहाँ भी। यस, एक प्रोटेक्शन और दूसरा नहीं, वही प्रोटेक्शन, दूसरा क्या है फंक्शन? एक तो प्रोटेक्शन है, दूसरा क्या? लुब्रिकेंट, प्रिवेंट्स फ्रिक्शन। लिखो फंक्शंस ऑफ प्लूरल फ्लूइड। सिंपल सिंपल वही है, फंक्शंस ऑफ प्लूरल फ्लूइड। Functions of pleural fluid, first is protection, and second lubricant, that is prevents friction. ओके हाँ, Friction from what? Like फॉर हाँ, इमेजिन फ्रिक्शन कब होता होगा इधर? सोचो the expansion. ये देखो, लंग्स कंटिन्यूस कांटेक्ट और रिलैक्स होते हैं, तो उस टाइम यहाँ भी क्या होगा? फ्रिक्शन होगा। दैट फ्रिक्शन इज प्रिवेंटेड बाय फ्लूइड। तो फ्लूइड किसमें फ्रिक्शन प्रिवेंट कर रहा है? इन बिटवीन पैराइटल एंड वेस्टिबुलर, इन दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन है प्रिवेंट होता है। नेक्स्ट, राइट लंग इज डिवाइडेड इनटू 3 लोब्स, ऐसे होते हैं, और इसके 2 ये होते हैं। तो राइट लंग डिवाइड टू 3 लोब्स और लेफ्ट लंग इनटू 2 लोब्स। राइट, नेक्स्ट लाइन, राइट लंग इज डिवाइडेड इनटू 2 लोब्स and left lung into 2 lobes. वन टू थ्री, कितने लोब्स हो गए? और इधर 2, 2 ही क्यों? साइज छोटी है ना। लेफ्ट लंग इज स्मॉलर, दैट्स व्हाई ओनली 2 लोब्स, और इसमें 3 लोब्स होते हैं। ऐसा हाँ, ठीक है। हो सकता था ना वैसे। इसमें ना नहीं मैंने नहीं इसको छोटा कर देते हैं। तो इसका आंसर जाएगा एवोल्यूशन की तरफ। ओके इसका आंसर एवोल्यूशन पे जाएगा। चलो ठीक है, नेक्स्ट। हाँ पढ़ो आगे, रीड दिस। शुरू का पार्ट थोड़ा देखो, क्या लिखा है? स्पंज लाइक इलास्टिक प्रेजेंट इन thoracic cavity प्रोटेक्टेड बाय, देखो, डबल प्लूरल मेम्ब्रेन आउटर इनर विसरल, बिटवीन 2 प्लूरा इज प्लूरल फील्ड बाय, और इनको सिक्रेट कौन करता है? मेमोरी नहीं करते। ओके नेक्स्ट, ये देखो, और राइट लंग इज लार्जर डिवाइड टू एंड लेफ्ट लंग स्मॉलर। बाकी तो है। चलो नेक्स्ट, वापस वो वाला। ये देखो, ये क्या है? 1 सेकेंड टेल एंड लिखो आगे। नेक्स्ट, ईच alveolar sac contains, उसमें लिखो चलेगा। किसका? लोब्स नहीं, फंक्शन वही सेम, इसके अंदर ही ये सब है। ये जो ब्रोंकाई वगैरह कहाँ जाएंगे? लोब्स में, और लोब्स में जाके और डिवाइड होंगे। तो इनके अंदर क्या है? फाइनली alveolar sac ही है। कुछ लिखो, ईच alveolar sac contains 10 to 12 alveoli. Each alveolar sac contains 10 to 12 alveoli. alveoli. चलो आप नेक्स्ट वही लिखो, कौन? alveoli. एक सैक के अंदर कितने होते हैं? 10 to 12 alveoli. नेक्स्ट वही पॉइंट है, कौन? alveoli. Imagine this is one alveoli. समझो एक alveoli like this, and these alveoli are internally lined by squamous epithelium. लिख दो alveoli में, नेक्स्ट हेडिंग alveoli लिखा ना, उसमें लिखो alveoli are internally lined by
alveoli are internally lined by squamous epithelium. Alveoli are internally lined by squamous epithelium. और बताओ इस alveoli के अराउंड ये क्या रहेगा? नहीं, सैक तो पूरा हो गया. ये मतलब एक मिनट, ये क्या होता है? ये ऐसे सैक है. तो यही दे आर इंटरनल लाइन बाय दिस वन, यही है. लेकिन इसके अराउंड ये क्या है? ब्लड कैपिलरीज. किस लिए बताओ? अब यहाँ से तो ऑक्सीजन इधर आएगा और CO2 इधर, तो एक्सचेंज होने के लिए क्या चाहिए? ब्लड कैपिलरी. लिखो alveoli are surrounded by blood capillaries for exchange of gases. और अपने दोनों लंग्स में मिला के अप्रोक्सीमेटली alveoli होते हैं नियर अबाउट 700 मिलियन. देखो बोथ लंग्स कंटेन 700 मिलियन alveoli. ट्रेमेंडस नंबर है. बोथ लंग्स कंटेन 700 मिलियन alveoli. So how do they know approximately? नहीं ऐसे ये क्या करते हैं? सिंपल है. एक स्मॉल पार्ट लेते हैं, उसमें एक्चुअली काउंट करते हैं एंड दे मल्टीप्लाई विथ एरिया. जैसे हम ब्लड के RBCs कितने होते हैं बताओ ब्लड में? 5 to 5.5 मिलियन इन पर क्यूबिक मिलीमीटर. तो मिलियन थोड़ी काउंट करते हैं हम. क्या करते हैं फिर? अंडर माइक्रोस्कोप एक पर्टिकुलर एरिया में लिटरली काउंट करते हैं और उसको मल्टीप्लाई करते हैं. फॉर्मूला है. नहीं किया तो पर क्यूबिक मिलीमीटर का भी छोटा पार्ट लिया, तो उसमें क्या किया उन्होंने? लिटरली काउंट किए. समझो एक एरिया में 100 है समझो, तो उसको एक फॉर्मूला है, तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमें ये वैल्यू आती है. लिटरली कोई काउंट नहीं करता. वही है, उन्होंने क्या किया होगा? लंग के एक स्मॉल पार्ट में लिटरली काउंट किए और इसको मल्टीप्लाई किया उसका सरफेस एरिया, उसके फिर आंसर आता है. वैसे पूरा नहीं काउंट करते, ऐसे एवरेज है. चलो तो क्या लिखा है? कितने हैं? 700. वही लिखा है. इसे देखो व्हाट इज alveoli? थिन वॉल स्ट्रक्चर्स हैं लाइक ग्रेप्स. फिर आगे सराउंडेड बाय कैपिलरीज, देन मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ कौन सा एपिथेलियम? स्क्वामस. ये देखो रेस्टिंग ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन. देखेंगे हम, ये देखो 700 मिलियन लाइक दिस. उसके बाद लास्ट पॉइंट कौन है? डायफ्राम. व्हाट इज डायफ्राम? इट इज अ मस्कुलर सेप्टम बिटवीन thorax एंड एब्डोमेन. होगा. दिस इज अबाउट ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम. नहीं चैप्टर नहीं चैप्टर नहीं, चैप्टर बहुत है. इजी है लेकिन कुछ डिफिकल्ट है. और उसका शेप कैसे होता है डायफ्राम का? डोम शेप. हाँ. सो टेल व्हिच आर द ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम वन बाय वन. देखो हमने क्या क्या स्टडी किया. फर्स्ट यस नॉस्ट्रिल्स है, नेजल कैविटी. उसके बाद देखो फेरिंग्स. उसके बाद लैरिंग्स, देन ट्रैकिया, देन ब्रोंका, देन लंग्स, और उसके बाद alveoli और लास्ट में डायफ्राम. चलो नेक्स्ट. ओपन द NCERT निकालो अभी और स्टार्ट रीडिंग. सबके पास है ना? बुक है ना? तो फर्स्ट इंट्रोडक्टरी पेज से शुरू करो. क्यूटिकल. और तो में देखो कहाँ से होता है रेस्पिरेशन? क्यूटिकल इज द आउटर लेयर, स्किन. और तुम की स्किन को क्यूटिकल बोलते हैं, वहां से होता है रेस्पिरेशन. सब अंडरलाइन करो, इंपॉर्टेंट है सब. हमने एक ऑलरेडी टेबल लिखा था है ना, ये थोड़ा एडिशनल दिख रहे हैं यहाँ. हाँ लिखो ना, लिखो यस. और तो में पूछा तो क्यूटिकल लिखना है. अरे इसलिए तो हम पढ़ते हैं NCERT लाइन वाइज. क्या क्या? हाँ वो भी पढ़ते हैं. लेफ्ट साइड में साइंटिस्ट का नाम है ना, वही ईयर वगैरह और क्या डिस्कवर किया,
डिस्कवर वगैरह क्या क्या वो देख लो वो भी. He published a paper describing the study. हाँ यही है ना तुम्हारे बुक में. ये देखो क्या लिखा है. इटालियन तो ये भी पूछ सकते हैं आपको कौन से कंट्री के है. और हाँ हाँ अरे इसमें से 2 क्वेश्चन आए. अभी इसमें से कोई छोड़ना नहीं है. इसमें से मतलब ये जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है ना इसमें से 2 क्वेश्चन आए इस टाइम के नीट में. पहले कभी भी नहीं आया था तो हम पहले ऐसे स्किप करके जाते थे, लेकिन अभी भी देखना पड़ेगा ऐसे. तो आपको कंट्री पूछ सकते हैं कौन से इटालियन, या वो कौन है बायोलॉजिस्ट है माइक्रोबायोलॉजिस्ट, तो यहाँ कौन है एनाटोमिस्ट है. इतनी क्या दुश्मनी बना के हाँ. रखी है बच्चों से. और साइंटिफिक करियर स्टडी हाँ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम ऑफ रेप्टाइल्स. तो उन्होंने कौन सा स्टडी शुरू किया. अंडरलाइन कर दो, लिखते रहो अभी देखो अंडरलाइन करो सब. रेप्टाइल्स में कार्डियोवास्कुलर. देन he turned his attention to the mammalian auditory system. आपको मालूम है ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई, यही इनसे नाम से है. यस इनका ही नाम है. He published a paper describing structure located in the basilar membrane. ये सब हम पढ़ने वाले हैं बेसिलर मेम्ब्रेन वगैरह न्यूरल चैप्टर न्यूरल कोऑर्डिनेशन में ऑफ कॉक्लिया कंटेनिंग हेयर सेल्स दैट कन्वर्ट साउंड ऑफ इनटू नर्व. ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई याद रखो थोड़ा. इवन दे कैन आस्क दिस ईयर आल्सो, ये भी पूछ सकते हैं. I did the high part, but your part एक्चुअली ये इंट्रोडक्शन और ये चैप्टर का कोई रिलेशन नहीं है. ओके सबसे पहले ऐसे दिया है. ये तो ये सब आगे वाले chapters में relation है. हाँ वो उसमें आना चाहिए था एक्चुअली, लेकिन वो याद रखो अभी क्या 2 क्वेश्चन इसमें से आए थे. ये तो सब समझा ना सबको, कोई प्रॉब्लम नहीं ना. You very distracted today. अरे देखो हाँ अरे सुनो एक मिनट, अब नहीं पढ़ रही शायद अच्छे से. अरे गिल्स के रेस्पिरेशन को क्या बोलते हैं. ब्रैंकियल. मतलब लिख रहे हो ऐसा. गिल्स का जो रेस्पिरेशन है उसको बोलते हैं ब्रैंकियल. लंग से होता है उसको क्या बोलते हैं पल्मोनरी. और स्किन से होता है उसे क्यूटेनियस. अंडरलाइन करो सभी. 185 पेज पे आ जाओ. वहाँ तक हो गया ना वहाँ तक. अब यहाँ 1-2 पॉइंट है. हाँ बोलो विच आर द पार्ट्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम. देखो क्या लिखा है. एक है कंडक्टिंग पार्ट और दूसरा है एक्सचेंज पार्ट. सो व्हाट इज कंडक्टिंग पार्ट कौन बताएगा. कहाँ से कहाँ तक बोलेंगे हम. हाँ एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से लेके कहाँ तक, इसको क्या बोलते हैं कंडक्टिंग. तो उसका फंक्शन क्या रहेगा. टू ब्रिंग द एयर एक तो कैरी करना है एयर, उसके बाद क्लीन करना प्योरिफाई. ह्यूमिडिफाइज एंड देखो वन सेकेंड. कंडक्टिंग पार्ट का काम क्या है. ट्रांसपोर्ट एयर. दूसरा क्लियर्स फॉरेन पार्टिकल्स, ह्यूमिडिफाइज एयर एंड मेक्स एयर वार्म. दीज आर द फंक्शंस. लिख दो किधर तो या अंडरलाइन करो. ये बताता हूँ. हाँ ये पहले लिखा. अरे कुछ समझे क्या. कौन से पेज पे है. 185 सेम जो हमने पढ़ा है वही है. वन सेकेंड. व्हाट इज कंडक्टिंग पार्ट पहले बताओ. एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से लेके टर्मिनल ब्रोंक्यूल क्या हो गया कंडक्टिंग. तो उसका काम क्या है. इट कैरीज एयर. सेकेंड प्यूरिफाइज एयर फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल्स. दूसरा ह्यूमिडिफाइज मेक्स एयर ह्यूमिड. और दूसरा और एक लास्ट दैट इज इट ब्रिंग्स एयर फॉर नॉर्मल टेम्परेचर या वार्म्स एयर. समझा सबको. ये एडिशनल पॉइंट है इसलिए हम पढ़ते हैं यहाँ भी. और दूसरा पार्ट है एक्सचेंज. नाम में है क्या रहेगा एक्सचेंज पार्ट. मतलब क्या रहेगा बताओ. कौन से पार्ट्स रहेंगे उसमें. व्हाट इज एक्सचेंज पार्ट. between the alveoli and alveoli एंड alveolar duct. ये सब क्या है एक्सचेंज पार्ट. तो इसका फंक्शन क्या है. एक्चुअल डिफ्यूजन बिटवीन यस गैसेस और ब्लड. इसमें एक्चुअल बस बाकी सब इजी. हाँ 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 1-2 मिनट इतना खत्म कर दें. 5 मिनट बाकी तो इजी है ना. ये सब समझा. ये वाला पैराग्राफ तो लास्ट वाला जरा रुकते हैं अभी. चलो 1-2 मिनट में शुरू करते हैं वापस. सर हार्ट बीट हाँ होता है.
हार्ट बीट क्या? हाँ जगह चाहिए नहीं उसमें उतनी जगह है ना. हार्ट के अराउंड कौन सा का कवरिंग है? पेरिकार्डियम. तो उसके आगे ऊपर जाता नहीं. हार्ट एकदम ज़्यादा बीट करने लग गया नहीं तो भी लंग्स को कुछ प्रॉब्लम होता है बिकॉज हार्ट के अराउंड कौन है? पेरिकार्डियम. तो पेरिकार्डियम के आगे हार्ट नहीं जाएगा. तो पेरिकार्डियम से थिक लेयर. पेरिकार्डियम वो ऐसे- नहीं पेरिकार्डियम बाहर का जो होता है ना फाइब्रस, इट इज अ थिक लेयर, तो उससे नहीं फर्क पड़ता. हाँ बोलो व्हाट इज फर्स्ट स्टेप? ब्रीदिंग और पल्मोनरी क्या? व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस? जरा पढ़ के बताओ क्या है. हाँ यस. सपोज ये अल्वियोलाई है, तो अल्वियोलाई में जो एयर आती है और बाद में एयर हम छोड़ते हैं, दैट इज कॉल्ड एज, यानी हम लंग्स के अंदर एयर लेते हैं और छोड़ते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ब्रीदिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन. व्हाट इज सेकंड? हाँ इसमें क्या रहेगा फिर बताओ. गैसेस एक्सचेंज O2 diffuses out and CO2 diffuses. यस यानी दिस अल्वियोलाई आर सराउंडेड बाय ये क्या है? ब्लड कैपिलरीज. तो क्या होगा बताओ? यस यही है. तो अल्वियोलाई और कैपिलरी के बीच में जो डिफ्यूजन है दैट इज द सेकंड पॉइंट. गेटिंग? अरे कुछ समझे क्या? व्हाट इज थर्ड? मतलब क्या? अभी ऑक्सीजन कहाँ से कहाँ तक जाएगा ये? बोलो. Pulmonary artery से, Yes. pulmonary vein. This oxygen from lungs, it is carried towards all body parts. That is nothing but transport of gases. और CO2 कहाँ से कहाँ तक? From body cells to the lungs. अरे कुछ समझा क्या? वन सेकेंड. नहीं पहले लंग्स के बाद हार्ट जाएगा. पहले लंग्स ही स्टार्ट है ना. फॉर एग्जाम्पल सपोज अब एक मिनट. व्हाट इज ब्रीदिंग? जो हम एयर अंदर लेते हैं और छोड़ते हैं वो ब्रीदिंग हो गया. व्हाट इज सेकेंड पॉइंट? डिफ्यूजन कहाँ से हो रहा है? ये अल्वियोलाई और ये ब्लड, इसके अंदर जो डिफ्यूजन, तो ऑक्सीजन अभी ब्लड में आ गया. फिर ऑक्सीजन यहाँ से कहाँ जाएगा? पहले हार्ट और बाद में पूरे बॉडी में. तो ये जो ट्रांसपोर्ट है ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू द बॉडी सेल्स, दैट इज कॉल्ड एज थर्ड पॉइंट. व्हाट इज फोर्थ? अब यहाँ ऑक्सीजन है ब्लड में और ये अपने सेल्स है, तो क्या होगा? ऑक्सीजन यार CO2 लाइक दिस. तो व्हाट इज फोर्थ पॉइंट? डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज, ये वाला जो अपने सेल्स में हो रहा है. एंड व्हाट इज लास्ट पॉइंट? मतलब ये ऑक्सीजन आएगा सेल्स में और क्या होगा फिर बताओ? यूटिलाइजेशन मतलब फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी और उस टाइम CO2 बनेगा. दैट इज द लास्ट. तो इसके लिए एक सेपरेट चैप्टर है हमें, दैट इज कॉल्ड रेस्पिरेशन इन प्लांट्स. यानी सेल्स के अंदर जो एनर्जी बनती है, मालूम है ना, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल वगैरह, उसके लिए एक पूरा चैप्टर. तो हम इस चैप्टर में पहले 4 पॉइंट्स पढ़ने वाले. व्हाट इज फर्स्ट? नेक्स्ट पॉइंट वही है, लिव आगे. मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग. ये समझा ना सबको? नेक्स्ट इज मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग. और इसमें एक्चुअली डायग्राम्स है. देखो अभी ये बनाते हैं क्या, वो वाले बॉक्स देखो कौन सा. एक तो ये है, ये वाला. एक इंस्पिरेशन, दूसरा एक्सपिरेशन, या तो फिर इधर है. कौन सा बेटर करो, कौन सा बेटर रखता है? देखो इधर है. ये इंस्पिरेशन कौन सा चाहिए? कौन सा भी ड्रॉ करो, कोई प्रॉब्लम नहीं. सिंपल में ड्रॉ. हाँ ऊपर वाला better था. कौन सा भी चलेगा, वो चाहिए. ठीक है, दूसरा बुक है डायरेक्ट. यही है ना, ये पहले वाला. ठीक, ये इंस्पिरेशन, ये एक्सपिरेशन. ऊपर वाला बता, दूसरा बुक का भी. दोनों में कुछ डिफरेंस नहीं, दोनों सेम ही है. नहीं ये थोड़ा क्या फर्क है दिख रहा है आपको? सीधे पोजीशन ऑफ डायफ्राम. ये टोटल ऐसा डोम शेप है, इधर थोड़ा ये फ्लैट होता है. But why is the lungs so ये डायफ्राम है ना, ये थोड़ा सा ऐसा फ्लैट ऐसा होता है. और इधर ये डोम शेप है. समझा? ठीक है, डायफ्राम डोम शेप है ना, और इधर ऐसे फ्लैट होते हैं. और बाकी और से डिफरेंस बता दो. कौन सा डॉक्टर है? एक ही हो, यही ना? ठीक चलेगा.
ठीक है, सिंपल पे ड्रॉ करो चलो. दिस इज इंस्पिरेशन और ये एक्सपिरेशन. ये डायफ्राम का डिफरेंस दिखाओ पहले. बाकी और थोड़ा डिफरेंस दिख रहा है. ये वाला. इधर लंग्स एक्सपांड है, इधर थोड़े रिलैक्स है. थोड़ा एक्सपांड है, इधर थोड़े कॉन्ट्रैक्ट. इतना ही डिफरेंस है. चलो डायरेक्टली हम डिस्टिंग्विश करेंगे. एक साइड लिखो इंस्पिरेशन, अदर साइड एक्सपिरेशन. डिस्टिंग्विश करना है. ओके, एक साइड लिखो इंस्पिरेशन, अदर साइड एक्सपिरेशन. What is inspiration? Inhalation of air. And what is expiration? Exhalation of air. हाँ, ये सब आपको बोर्ड में भी आते हैं क्वेश्चंस, याद रखो. दोनों तरफ से पढ़ रहे हैं. तो अब हम एक साइड ही लिखेंगे. पहले इंस्पिरेशन कंप्लीट करेंगे. ओके, उससे पहले बताओ. हाँ. नहीं, तो पर्पसफुली नहीं कर रहे हैं, आपको पता चलेगा क्यों. ये क्या है? व्हाट इज दिस? डायफ्राम. नॉर्मली डायफ्राम का शेप क्या होता है? डोम शेप. एंड डायफ्राम इज मेड अप ऑफ मसल्स. व्हाट हैपेंस इन इंस्पिरेशन? द डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट्स एंड बिकॉज ऑफ दैट इट बिकम्स फ्लैट. सुना बराबर? डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है और फ्लैट बनता है. तो बताओ, वर्टिकल एक्सिस बढ़ेगा क्या हॉरिजॉन्टल? सोच के बताओ जरा अच्छे से. ठीक है, एक मिनट. नॉर्मल डायफ्राम ऐसे है, अब ऐसे फ्लैट हो गया. तो थोरेसिक कैविटी यानी चेस्ट कैविटी वर्टिकली बढ़ेगी कि हॉरिजॉन्टली? हो जाओ. या ऐसा ऐसा हो रहा तो क्या वर्टिकली बढ़ेगी? वर्टिकली बढ़ेगी ना. नहीं समझा? एक मिनट. ये डायफ्राम ऐसे है, राइट? तो ऐसे फ्लैट हो गया. कौन सा डायमीटर बढ़ रहा है? देखो, ठीक है. इतना स्पेस था, भी इतना हो गया ना. वर्टिकल बढ़ रहा है, वर्टिकल. नहीं समझे? लिखो, वही लिखो. लिखो. अभी खाली इंस्पिरेशन लिखेंगे पहले, बाद में आप एक्सपिरेशन लिखो. राइट ऑफ. मसल्स ऑफ डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट. इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन में लिखना है. इंस्पिरेशन में सेकेंड पॉइंट. कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट. सी, ये नॉर्मल है, ये कॉन्ट्रैक्ट होता है इसलिए फ्लैट बनता है. ऐसे तो लिखो, मसल्स ऑफ डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट एंड इट बिकम्स फ्लैट. मसल्स ऑफ डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट एंड इट मतलब डायफ्राम बिकम्स फ्लैट. इतना समझा? ओके, उसके नीचे लिखो अभी. सो दैट कौन सा एक्सिस बढ़ गया? वर्टिकल की हॉरिजॉन्टल? इसको ही बोलते हैं. हाँ, कंटिन्यू करो. सेकंड पॉइंट लिखो, चलेगा. पढ़ो क्या लिखा है. वर्टिकल एक्सिस को ये नाम है एंटेरो पोस्टीरियर एक्सिस. लिखो नेक्स्ट लाइन में, एंटेरो पोस्टीरियर एक्सिस ऑफ, इन शॉर्ट वर्टिकल. एंटेरो पोस्टीरियर एक्सिस ऑफ thoracic cavity increases. Thoracic cavity increases. ये समझ में गया तो फिर आगे समझा कुछ? नेक्स्ट और क्या होता है उसके साथ? पहले बताओ, रिब्स कितने हैं टोटली? 12 पेयर्स. एक साइड में 12, अदर साइड 12. जरा देखो, दो रिब्स के बीच में जरा फील करो एवरीवन. देखो जरा गैप है, देखो फील करो. और इस गैप के अंदर होते हैं मसल्स. इन मसल्स को बोलते हैं क्या? नहीं मिल रहे.
स्किनी लोगों को अच्छा दिखेगा ऐसा बोल दिया वो। क्या गैप नहीं है? इसकी तो क्या थी? चलो ठीक है, घर में जाके चेक करो, कोई बात नहीं, चलो। तो दो मसल्स के, दो रिब्स के बीच में गैप है, उसको क्या बोलते हैं? वन सेकेंड। दो रिब्स के बीच में गैप है, वहां क्या प्रेजेंट है? मसल्स है, उनका नाम क्या है? इंटरकॉस्टल मसल्स। अरे ये समझा क्या पहले? वन सेकेंड। दो रिब्स के बीच में क्या होते हैं? मसल्स। कौन से? इंटरकॉस्टल। अब क्या होता है? These intercostal muscles contract and because of that ribs and sternum move forward and upward. अब बताओ कौन सा एक्सिस बढ़ेगा? हॉरिजॉन्टल की वर्टिकल? हॉरिजॉन्टल। देखो नेक्स्ट लाइन में, इंटरकॉस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, इंटरकॉस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट so that sternum and ribs move forward and upward. Ribs move forward and upward. तो उससे क्या होगा? कौन सा एक्सिस बढ़ेगा? उसको बोलते हैं डॉर्सोवेंट्रल। लिखो आगे नेक्स्ट लाइन में, dorsoventral, due to this dorsoventral axis of thoracic cavity increases. हाँ सेम पॉइंट करो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, कोई बात नहीं चलेगा। dorsoventral axis of thoracic cavity increases. लिखा ना बराबर? तो बताओ अपनी थोरेसिक कैविटी दोनों एंगल से बढ़ गई, कौन से? वर्टिकल एज वेल एज वर्टिकल किसकी वजह से? डायफ्राम फ्लैट हो गया, और हॉरिजॉन्टल किसकी वजह से? ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो गए इंटरकॉस्टल, उसकी वजह से क्या हुआ है? रिब्स और अपने स्टर्नम आगे और अपवर्ड आते, तो इससे क्या होगा? यस। नेक्स्ट लिखो। अब थोरेसिक कैविटी इंक्रीज हो गई तो लंग्स क्या होंगे? एक्सपांड की रिलैक्स? एक्सपांड। लिखो नेक्स्ट लाइन, lungs expand. lungs क्या होते हैं? expand होते हैं। यानी lungs का वॉल्यूम बढ़ गया कि कम हो गया? बढ़ गया। लिखो नेक्स्ट, pulmonary volume increases. pulmonary volume increases. बराबर ना? अब थोड़ा फिजिक्स, अब अगर वॉल्यूम बढ़ता है तो प्रेशर क्या होता है? कम। वही लिखा है, देखो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर डिक्रीजेस। लिखो नेक्स्ट लाइन, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर डिक्रीजेस। इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर डिक्रीजेस। फिर क्या होगा? लंग्स के अंदर प्रेशर कम और बाहर ज्यादा, तो एयर एंटर्स इनसाइड लंग्स, दैट इज कॉल्ड एज इंस्पिरेशन। लिखो नेक्स्ट पॉइंट, एटमॉस्फेरिक एयर एंटर्स इनटू लंग्स। एटमॉस्फेरिक एयर एंटर्स इनटू लंग्स, it is called inspiration. कुछ समझा तक? तो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे, इसके लिए एनर्जी लगते हैं, दैट्स व्हाई दिस प्रोसेस इज एक्टिव। लिखो नीचे नेक्स्ट लाइन, इंस्पिरेशन इज एक्टिव प्रोसेस। Inspiration is active process because it requires energy. Because it requires energy. Yes, complete. अब exactly opposite उधर लिखना है, किधर? Expiration में। Start ready.
हाँ तो बहुत ईजी। हाँ, फ्लैट का क्या लिखेंगे बताइए? सबसे पहले डायफ्राम, मसल्स ऑफ डायफ्राम रिलैक्स एंड डायफ्राम बिकम्स डोम शेप, ऐसे लिखो। Muscles of diaphragm relax and it becomes dome shape. एग्जैक्ट अपोजिट क्या उसमें बहुत ही कौन पहले अभी अब कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद फ्लैट हुआ है, अभी रिलैक्स होगा। हाँ, रिलैक्स होगा तो अपनी पोजीशन पे आएगा। इंस्पिरेशन में कॉन्ट्रैक्ट ही लिखा था ना। हाँ, तो इधर रिलैक्स किया। ये देखो सामने लिखा है डायफ्राम रिलैक्सेस। हाँ, सो दैट बोलो। हाँ बोलो बराबर। एंटेरो पोस्टीरियर एक्सिस ऑफ थोरेसिक कैविटी डिक्रीजेस, बराबर। फिर क्या होगा? हाँ, यस, रिलैक्स, हाँ, एंड बैकवर्ड या इनवर्ड। अभी आपको समझा होगा पहले हमने क्यों कंप्लीट किया हो। हाँ बोलो क्या रहेगा? पैसिव। क्यों? इट डज नॉट रिक्वायर एनर्जी, क्योंकि मसल्स रिलैक्स हो रहे हैं। हाँ, लंग्स क्या होंगे? यस, नहीं क्या, वापस एक बात, नहीं रिलैक्स कैसे? एक्सपांड के अपोजिट क्या? कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, लंग्स कॉन्ट्रैक्ट तो क्या होगा? पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीजेस। और इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इंक्रीजेस। नहीं, पैसिव। लिखो बराबर लिखो। हाँ सर, ये आपको बोर्ड में भी आता है डिस्टिंग्विश के लिए, जैसे बोर्ड के लिए भी इम्पोर्टेंट है। बोलो सब लोग जरा, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर के बाद क्या लिखा है? इंक्रीजेस के बाद बोलो सब लोग। हाँ तो सर, एटमॉस्फेरिक एयर नहीं है अभी कौन सी है? एल्वियोलर एयर। सुनो सुनो सुनो, एटमॉस्फेरिक एयर गोज आउटसाइड नहीं लिखना है। कौन सी एयर? एल्वियोलर एयर लिखो। हाँ, एल्वियोलर एयर रिलीज आउटसाइड या रिलीज, ऐसे लिखो। It is called expiration, और ये पैसिव प्रोसेस बिकॉज इट डज नॉट रिक्वायर एनर्जी। इतना सिंपल। जस्ट एक दो पॉइंट है, खत्म कर देते हैं। सो व्हाट इज ब्रीदिंग? कौन बताएगा? व्हाट इज ब्रीदिंग? व्हाट इज वन ब्रीदिंग? वन इंस्पिरेशन, वन एक्सपिरेशन, कलेक्टिवली कॉल्ड। और ये ब्रीदिंग रेट होता है अप्रोक्सीमेटली, ये देखो 12 to 16 टाइम्स पर मिनट। लिखो नेक्स्ट लाइन में, लिखो ब्रीदिंग रेट। एक दो पॉइंट खत्म कर दे, इससे रिलेटेड है।
ब्रीदिंग रेट इज 12 to 16 टाइम्स पर मिनट. और एक मालूम है आपको, द वॉल्यूम ऑफ एयर कैन बी एस्टिमेटेड बाय इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड स्पायरोमीटर. लिख दो. वॉल्यूम ऑफ एयर कैन बी मेजर्ड बाय स्पायरोमीटर. बाकी शुरू के बाद सेम ही है. और एक जस्ट देखो क्या लिखा है, वी हैव एबिलिटी टू इंक्रीज. क्या मतलब रहेगा इसका, ये पर लाइन पढ़ के बताओ. ये बताइए. वी कैन इंक्रीज, और कैसे रामदेव बाबा? हाँ वही तो, एब्डोमिनल मसल्स की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, ब्रीदिंग रेट बढ़ा सकते हैं. गेटिंग, बस खत्म हो गया. बाकी नेक्स्ट लेक्चर. चलो बाकी नेक्स्ट लेक्चर देखते हैं.